जून 1941 में लगभग 38 मिलियन जर्मन सैनिक सोवियत संघ में घुस गए, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा आक्रमण शुरू हुआ। शुरुआत में उन्होंने सोवियत मोर्चों को चीर दिया, जब तक असली दुश्मन से नहीं टकराए। जनरल मोरोस 4 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए और ये सोवियतों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। एक सदी पहले नेपोलियन द ग्रेट भी 6 लाख सैनिकों के साथ आए थे, लेकिन जनरल मोरोस ने उन्हें भी कुचल दिया था। ठीक वैसे ही सदियों तक सबसे भयानक सेनाएं भी जनरल मोरोस से डरती थी, वही जो आज भी हैं। खैर, उन्होंने पक्ष बदल लिया। नवंबर 2025 की शुरुआत में ज़ेलेंस्की की मृत्यु हो गई। ठंडे आंकड़े, हर संख्या एक घूसे जैसी लगती थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर लगभग 1500 ड्रोन हमले, 1170 गाइडेड एरियल बम और 70 से अधिक मिसाइलें दागी गई। ये हमले ऊर्जा प्रणाली को नष्ट कर लाखों लोगों को अंधेरे में डालने के लिए थे। मॉस्को का मानना है कि यह दबाव यूक्रेन को रूस की शर्तों पर युद्ध खत्म करने को मजबूर करेगा। रूस ने मिसाइल, ड्रोन से भूमिका निभाई और बाकी काम जनरल मोरोस पर छोड़ा। लेकिन यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए जमा देने के बजाय रूस के भीतर गहराई में कुछ बहुत ही अप्रत्याशित होने लगा। यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से तबाही मचाई और लक्ष्यों को नष्ट किया। फ्लेमिंगो, पेक्लो और नया बार सिस्टम, जो 800 किलोमीटर या करीब 500 मील तक जा सकता है। रूसी तेल रिफाइनरियां बंद हो गई। क्रेमलिन ने पेट्रोल आयात करने की कोशिश की। 20 से ज्यादा क्षेत्रों में ईंधन की राशनिंग लागू हो गई। मॉस्को के अभिजात्य उपनगर भी ठंड में बिना हीटिंग के जम गए। जनरल मोरोस, वह अनुभवी सहयोगी जिस पर रूस ने सदियों भरोसा किया, जिस ताकत ने नेपोलियन और हिटलर को हराया, अब वही रूस की सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि यूक्रेन को जनरल मोरोस को रूस के खिलाफ करने का तरीका पता था। रूस, यूक्रेन और बेलारूस का मौसम वाकई में बहुत कठोर है। यहाँ तापमान अक्सर जमाव बिंदु से नीचे, कभी कभी 14 से -22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँचता है। तेज हवाओं, गहरी बर्फ और बर्फीले तूफानों के साथ ये परिस्थितियाँ सामान्य बाहरी कामों को भी मुश्किल बना देती हैं और सैन्य अभियानों को तो और भी ज्यादा। इसी कारण सर्दी ने कई बड़े संघर्षों में निर्णायक भूमिका निभाई है। महान उत्तरी युद्ध में रूस प्रतीकात्मक रक्षक बन गया। जब 1707 में चार्ल्स बारवे ने रूस पर आक्रमण किया तो रूसी सेनाएं पीछे हट गईं और जलती धरती की नीति से आपूर्ति व बस्तियां नष्ट कर दी। ये एक सैन्य रणनीति है जिसमें पीछे हटती सेना दुश्मन के उपयोगी संसाधन जैसे फसलें, बुनियादी ढांचा या खाद्य भंडार नष्ट कर देती है। 1709 का महान हिमकाल फिर आया, जो यूरोप के इतिहास की सबसे तीव्र और ठंडी सर्दियों में से एक था। वेनिस की नहरें रिपोर्टेडली जम गई थी और सेना बिना आश्रय या आपूर्ति के मैदानों में फंसी थी। चार्ल्स बारवे की 35,000 की सेना को भारी नुकसान हुआ और केवल लगभग 19,000 ही सर्दी से बच पाए। इसके तुरंत बाद पोल्टावा की लड़ाई में उनकी हार ने स्वीडिश साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर दी। एक सदी बाद नेपोलियन लगभग 6 लाख सैनिकों के साथ रूस में घुसे। वही रणनीति दोहराई गई। रूसी सेना पीछे हटी और गांव जला दिए, जिससे फ्रांसीसियों के पास कुछ भी नहीं बचा जब तक पहली बर्फबारी नहीं आई। 1812 के अक्टूबर में ग्रैंड आर्मी अपने 80% से अधिक सैनिकों को युद्ध, भूख, बीमारी और थकावट के कारण खो चुकी थी। ग्रैंड आर्मी नेपोलियन की विशाल बहुराष्ट्रीय यूरोपीय सेना थी, लेकिन यही उनके ताबूत में आखिरी कील बनी। वो सैनिक नहीं बल्कि ज्यादा निर्दयी था। उनकी हालत तब और बिगड़ गई जब सर्दी बढ़ी, फ्रेंच सप्लाई लाइनें टूटी, सर्दियों के कपड़े नहीं मिले और सैनिक गर्मियों की वर्दी में ठंड झेलते रहे। भूख, हाइपोथर्मिया और शीतदंश से हजारों लोग मारे गए। एक सदी बाद एक पागल ने सोचा कि यह आसान है। वह अपनी पिछली जीतों और उन अजीब रणनीतियों से मिली आत्मविश्वास को साथ लेकर चला जिनके लिए वह बदनाम था। वह खतरनाक ही नहीं, शैतानी जीनियस भी था। वह नेपोलियन की सेना से 6 गुना बड़ी सेना लेकर बढ़ा और तबाही मचाई। इस ऑपरेशन का कोडनेम ऑपरेशन बारबोसा था। जून 1941 में करीब 38 लाख जर्मन सैनिकों ने सोवियत संघ पर हमला किया। उनका सामना 29 लाख सोवियत सैनिकों से हुआ, जो 1800 मील लंबी सीमा पर तैनात थे। ये सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष था। शुरुआत में जर्मन सेनाएं तेजी से बढ़ी
और उन्होंने हंगर प्लान जैसी क्रूर नीतियां अपनाई, जिसमें लाखों सोवियत नागरिकों व कैदियों को जानबूझकर भूखा रखा गया। लेकिन हिटलर ने सेना को यूक्रेन की ओर मोड़ दिया, जिससे मॉस्को की ओर बढ़ने में देरी हुई, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही पतझड़ की बारिशें आईं, वाहन गहरे कीचड़ में फंस गए। सर्दी में सेना के पास सही कपड़े, एंटी फ्रीज और उपकरण नहीं थे। जर्मन नेतृत्व ने तेज जीत मान ली थी, लेकिन सर्दी के लिए बेहतर तैयार सोवियत पलटवार ने जनवरी 1942 तक जर्मनों को 60 से 120 मील पीछे धकेल दिया। इस चरण में 4 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिक मारे गए या गुम हुए। मॉस्को में असफलता ने युद्ध का रुख बदल दिया और 1945 में सोवियत संघ को बर्लिन तक पहुंचने में मदद की। रूसी परंपरा में जनरल विंटर को जनरल मोरोस या जनरल फ्रॉस्ट भी कहा जाता है। रूसी शब्द मोरोज पुल्लिंग है और ज़ीमा से अधिक कठोर व डरावना लगता है। इन ऐतिहासिक घटनाओं के कारण यह विश्वास कि जनरल विंटर रूस को अजेय बना देता है, वैश्विक संस्कृति में गहराई से समा गया है। रूस में इस विचार का अक्सर प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है ताकि मनोबल बढ़ाया जा सके और ये धारणा फैलाई जा सके कि सर्दी स्वाभाविक रूप से रूसी सैन्य प्रयासों का समर्थन करती है। आज भी रूसी टिप्पणीकार यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा करते समय जनरल मोरोस का उल्लेख करते हैं, ये संकेत देते हुए कि कठोर सर्दी की परिस्थितियां यूक्रेन को कमजोर करेंगी और रूस की संभावनाओं को मजबूत करेंगी। कठोर सर्दी सोवियतों के लिए खेल बदलने वाली थी, या खैर अब तक आप यही सुनते आ रहे हैं। यही वह कहानी है जो सालों तक सबको सुनाई गई, क्योंकि विशेषज्ञों ने बाद में इसे खारिज कर दिया और सच्चाई को उजागर किया। रूस यूक्रेन युद्ध में मौसम अब भी चुनौतीपूर्ण है। तापमान 14 से -22 फ़ारेनहाइट तक गिर रहा है, साथ ही भारी बर्फबारी और तेज हवाएं हैं। आधुनिक स्थिति ऐतिहासिक मिथकों से कहीं अधिक जटिल है। हाँ, मैं मिथक कहता हूँ क्योंकि विशेषज्ञ यही सबूत देते हैं। स्वीडिश, नेपोलियन और नाजी आक्रमणों के रूस में असफल होने का मुख्य कारण कठोर सर्दी थी। इस विचार को आधुनिक इतिहासकारों ने गंभीर रूप से चुनौती दी है। चू के अनुसार सर्दी एक अहम कारक थी, लेकिन आक्रमणों की असफलता का मुख्य कारण नहीं थी। इसके बजाय हर अभियान पहले गहरे ठंड पड़ने से काफी पहले ही बिखरने लगा। सर्दी से पहले की क्षति, खराब रसद, अधिक आत्मविश्वास और गलत रणनीतिक फैसलों ने मौसम की तुलना में कहीं बड़ी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए नेपोलियन की सेना ठंड पड़ने से काफी पहले ही बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसकी सेना बीमारी, भूख, भगदड़ और आपूर्ति की कमी से जूझ रही थी। बोरोडिनो की लड़ाई में वह करीब 1,35,000 सैनिक जुटा सका, जिसमें 30,000 से अधिक मारे या घायल हुए, जिससे सेना और घट गई। हिटलर की वेहरमाख्त यानी संयुक्त सशस्त्र बल भी सर्दी के आने से पहले ही पंगु हो चुकी थी। नवंबर 1941 तक उसे 7,34,000 हताहतों का सामना करना पड़ा था और वो ईंधन, गोला बारूद, भोजन की भारी कमी से जूझ रही थी। बहुत पहले जब प्रसिद्ध रूसी सर्दी आई, हम कठोर सर्दी के प्रकोप को कम नहीं आंक रहे थे। हम बस इस तथ्य को भूल रहे हैं कि उस समय यह सोवियत संघ था और आज यह रूस है। इस बदलाव ने रूस के जनरल मोरोस के लाभ को लगभग खत्म कर दिया है। फिर भी यह आज भी खतरनाक हत्यारा है। आज रूस वह विशाल साम्राज्यवादी राज्य नहीं है जो पहले था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 14 पूर्व सोवियत गणराज्य जैसे यूक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक राज्य, काकेशस राष्ट्र और मध्य एशिया स्वतंत्र देश बन गए। रूसी साम्राज्य या सोवियत संघ की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और औद्योगिक विशेषताएं अब वैसे नहीं रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी यूक्रेन की जलवायु वही है जिस पर रूस ऐतिहासिक रूप से निर्भर रहा है। यूक्रेन में सर्दियां पश्चिमी रूस जैसी ही कठोर होती है। कड़ाके की ठंड, भारी बर्फबारी और तेज ठंडी हवाएं। आप समझ गए होंगे कि रूस कहां हार रहा है। सर्दी किसी का साथ नहीं देती। दोनों सेनाएं एक मौसम में लड़ती है और दोनों देशों की जनता जानती है कि सर्दियों में कैसे जिंदा रहना है। और ये हकीकत 2022 और 2023 में पूरी तरह साफ हो गई, जब रूस ने सर्दी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की और खुद ही उसका शिकार बन गया। ये तब शुरू हुआ जब क्लेमोव्स्क, लुबियर्ट्सी और पोडोल्स्क में लगभग 20,000 लोग हफ्तों तक बिना हीटिंग के रहे, क्योंकि क्लेमोव्स्क
और आसपास के इलाके को गर्मी देने वाले गोला बारूद कारखाने का बॉयलर खराब हो गया था। और असली समस्या को ठीक करने के बजाय रूसी सिस्टम ने हमेशा की तरह अपना पुराना तरीका अपनाया। किसी को दोषी ठहराओ, सजा दो और दिखाओ कि समस्या सुलझ गई। तो उन्होंने दोषियों को चुना। चिकोव गांव वोरोगोरोड ओब्लास्ट के बॉयलर हाउस के प्रमुख को गिरफ्तार किया और पोदोव्स्क के उप प्रमुख रयाजोनस्तेव को भी। लेकिन असली प्रतिक्रिया तकनीकी विशेषज्ञों या मंत्रालयों से नहीं, बल्कि अभियोजकों, एफएसबी, संघीय सुरक्षा सेवा और रूस की मैन्युअल नियंत्रित अदालतों से आई। और स्वाभाविक रूप से उसके बाद रूस भर में फ्रीजिंग फेल्योर की एक लहर दौड़ गई। येकातेरिनबर्ग के 234 घरों के निवासी कई दिन हीटिंग के बिना रहे। इसमें बात सीधी है, पुतिन और उनके कमांडर इसे सैन्य इतिहास में बार बार अनदेखा करते हैं। सर्दी का मौसम अक्सर रक्षकों के पक्ष में होता है। हमलावरों के लिए जमा देने वाली ठंड में हालात और मुश्किल हो जाते हैं। सेनाओं को बढ़ाना, गोला बारूद पहुंचाना, वाहनों का रख रखाव और सैनिकों को आपूर्ति देना बहुत मुश्किल होता है। ये सब कुछ और भी धीमा, जोखिम भरा और काफी महंगा हो जाता है। रक्षात्मक पक्ष अपने ठिकानों के पास काम करता है। उनकी आपूर्ति लाइनें छोटी और स्थिति मजबूत होती है। और सर्दी, जो एक हथियार हो सकती थी, अब एक ढाल बन जाती है जो स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में काम करती है। यूक्रेन के लिए सर्दी एक ढाल की तरह काम करती है और जो अजीब मिसाइल उन्होंने विकसित की है वो एक तलवार की तरह काम करती है। और रूस से बेहतर इसे कौन जान सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक मॉस्को नवंबर 2024 तक डोनेट्स्क के प्रमुख लॉजिस्टिक हब पोक्रोव्स्क पर कब्जा चाहता था, लेकिन यह बढ़त लगभग एक साल पीछे रह गई। यूक्रेनी सैनिकों ने संख्या में कम होने के बावजूद डोनबास में अपनी रक्षा पंक्तियों को बड़ी दृढ़ता के साथ संभाले रखा है और ये लड़ाई रूसी सेनाओं के लिए बेहद महंगी साबित हुई है। सर्दी रक्षात्मक पोजीशन का लाभ और बढ़ा देती है। रक्षकों को आमतौर पर छोटी सप्लाई लाइनों का फायदा मिलता है, जिससे गोला बारूद, चिकित्सा सहायता, भोजन और जरूरी उपकरण तेजी से पहुंचाए जा सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से शहरी इमारतों या किलेबंदी में बने आश्रय ठंड से होने वाली क्षति को कम करते हैं। ये दोनों कारक, विश्वसनीय आश्रय और कुशल पुनः आपूर्ति, तापमान गिरने के साथ और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रूस का लक्ष्य सर्दी से पहले शहरी क्षेत्रों में अपने ठिकाने सुरक्षित करना है, क्योंकि इमारतें प्राकृतिक सुरक्षा देती हैं जो खुली खाइयां नहीं दे सकती। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर यूक्रेनी बल पोक्रोव्स्क जैसे शहरों में रूसी घुसपैठ रोकते हैं तो रूसी इकाइयों को वही रसद दबाव झेलना पड़ सकता है जिसने पहले कई सर्दी के हमले रोके थे। इसी कारण रूस पिछले 2 महीनों से लगातार डोनेट्स्क को निशाना बना रहा है। 2 नवंबर 2025 को रूसी हवाई हमलों से यूक्रेन में 2 लोगों की मौत हुई और पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में हजारों लोग बिना बिजली के रह गए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक सर्दी आते ही मॉस्को ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं, जिससे बिजली कटौती और आपात दलों को मरम्मत के लिए तेजी से काम करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने समझ लिया कि अब अपनी तलवार बार्स मिसाइल निकालने का समय आ गया है। रूस काबू से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि रूसी लोग बस रुक नहीं रहे थे। 26 नवंबर को यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार रूस ने खार्किव और दोनेत्स्क क्षेत्रों की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया। मंत्रालय ने कहा कि ऊर्जा कर्मचारी बिजली बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खार्किव, सूमी और पोल्टावा में हमलों के चलते सिस्टम स्थिर करने को आपातकालीन बिजली कटौती लागू है। यूक्रेन में अगले 24 घंटे औद्योगिक उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर प्रति घंटे बिजली कटौती और सीमाएं लागू होंगी। घरों से आग्रह है कि वे सुबह शाम पीक घंटों में बिजली का उपयोग समझदारी से करें ताकि सिस्टम पर लोड कम हो। रूसियों ने दिन भर खार्किव की 8 बस्तियों पर हमला किया। 28 नवंबर को रूस ने पूर्व में सबसे बड़ी बढ़त और कई शहरों पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेनी बलों को मशीनीकृत, मोटराइज्ड, एयर मोबाइल, मरीन और असोल्ट ब्रिगेडों में भारी नुकसान हुआ। रूसी इकाइयों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कई माइक्रो डिस्ट्रिक्ट्स को साफ किया, अपनी स्थिति मजबूत की और 50 से अधिक यूक्रेनी जवाबी हमलों को नाकाम किया। अधिकारियों ने दावा किया कि 6500 से अधिक इमारतों की तलाशी ली गई और 225 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को निष्क्रिय किया गया। वोस्तोक और सिंटर समूहों ने कहा कि वे यूक्रेनी रक्षा में गहराई तक घुस रहे हैं, बस्तियों पर कब्जा कर रहे हैं और हमलों से हथियार प्रणालियां नष्ट कर रहे हैं। कीव ने इनकी पुष्टि नहीं की है। रूस के यूक्रेन पर ऊर्जा प्रणालियों पर हमले और आक्रामक अभियान का मकसद औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा करना है।
खासकर जब युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास ठप हो गए हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि चेर्निहाइव और खार्किव क्षेत्र के निवासियों की भी बिजली गई है और रूस के इस बढ़ते हमले का पैमाना चौंका देने वाला है। 29 नवंबर को रूस ने एक बार फिर कीव और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। इसका असर तुरंत और गंभीर था। कीव में 5 लाख से अधिक ग्राहक, कीव क्षेत्र में लगभग 1 लाख और खार्किव में करीब 8,000 लोग बिना बिजली के रह गए। शनिवार सुबह तक आपातकालीन मरम्मत टीमें वहां पहुंच गई, जहां सुरक्षा स्थिति ने अनुमति दी। मंत्रालय के अनुसार ऊर्जाकर्मी उपभोक्ताओं की बिजली जल्द बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवंबर 2025 की शुरुआत में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूस ने यूक्रेन पर लगभग 1,500 ड्रोन हमले, 1,170 गाइडेड एरियल बम और 70 से अधिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कई हमले सीधे आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए थे। रूस ये सब जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाकर कर रहा था, ताकि यूक्रेनी लोग सर्दियों में बिना बिजली के परेशान हों। मॉस्को के अनुसार ये दबाव यूक्रेन को रूस की शर्तों पर युद्ध खत्म करने को मजबूर करेगा, लेकिन यूक्रेन के इरादे अलग थे। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले कर रूस में ऊर्जा समस्याएं और निर्यात को भारी नुकसान पहुंचाया। मुख्य अभियान अगस्त 2025 से शुरू हुआ और यह खासकर तेल रिफाइनरियों पर केंद्रित था, जो कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन में बदलती है। नया अभियान 1 महीने तक शुरू नहीं हुआ और अक्टूबर तक गंभीर नहीं था। ये रूसी पावर प्लांट्स और विद्युत ग्रिड को निशाना बनाता है। इन दोनों अभियानों को एक जैसा मानना आसान है, क्योंकि यूक्रेन दोनों में एक जैसे हवाई हथियारों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अपने अभियानों को और सटीकता से पूरा करने के लिए यूक्रेन ने अपनी तलवार निकाल ली है। इसकी नई विकसित बॉर्डर्स मिसाइल, ये एक ऐसा हथियार है जो रूसी क्षेत्र के अंदर 800 किलोमीटर या लगभग 500 मील तक के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन के रणनीतिक उद्योग मंत्री ने यूक्रेन वेपन्स 2024 ब्रीफिंग के दौरान अन्य ड्रोन निर्देशित मिसाइलों के साथ इस मिसाइल का सार्वजनिक रूप से नाम लिया। उस समय बर्डस सिस्टम के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी, लेकिन अब इसकी क्षमता और सटीकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बर्डस सिर्फ मिसाइल नहीं, बल्कि एक नया हथियार है। यूक्रेनी इंजीनियरों ने इसे मिसाइल ड्रोन बताया है, जो छोटे टर्बोजेट इंजन से चलता है और तेज व लंबी दूरी तय कर सकता है। रूसी वायु रक्षा के लिए इसे ट्रैक और रोकना मुश्किल है। इसकी रेंज यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमला करने देती है और जहां तक सटीक पेलोड की बात है, वह अभी तक उजागर नहीं किया गया है। लेकिन अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि यह पेलोड जैसे सिस्टम की तरह ही एक वॉरहेड ले जाता है, लगभग 50 किलोग्राम, जिससे गंभीर रणनीतिक नुकसान हो सके। बार्स की सबसे खतरनाक बात उसका लचीलापन है। इसे जमीन और संभवतः हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यूक्रेन के पास कई विकल्प है और रूस के लिए अगले हमले का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। असल कहानी बड़े पैमाने पर उत्पादन की है। यूक्रेन अब प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि लंबी दूरी की मारक क्षमता बना रहा है औद्योगिक स्तर पर, और एक लंबी शौहसैन में इस तरह की उत्पादन क्षमता अपने आप में एक हथियार बन जाती है। स्मेतान्यान इस उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हैं। सिर्फ 2 साल पहले एंटीशिप नेपच्यून यूक्रेन की एकमात्र स्वदेशी मिसाइल थी। अब यूक्रेन के पास ऐसे सिस्टम्स का परिवार है जो 2023 की तुलना में 8 गुना ज्यादा उत्पादन कर रहा है, और परिणाम दुनिया और रूस देख सकते थे। यूक्रेन ने 13 नवंबर 2025 की रात रूसी सैन्य ढांचे और क्रीमिया, जापोरिजिया ओब्लास्ट व रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी के कई हमले किए, जिनमें फ्लेमिंगो और बार्स जैसी घरेलू मिसाइलें इस्तेमाल हुईं। 25 नवंबर को यूक्रेन ने बार्स मिसाइलों से फिर लंबी दूरी के हवाई हमले किए। जेट चालित ड्रोन, नेपच्यून क्रूज मिसाइलें और अज्ञात प्रोपेलर चालित ड्रोन ने कई महत्वपूर्ण ठिकानों, रूसी आजोव सागर बंदरगाह शहर तगानरोग और काला सागर बंदरगाह शहर नोवोरोसिस्क और तोप्स पर हमला किया। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार तगानरोग में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने बेरेव 10T के विमान संयंत्र, जो Tu-95 MS बम वर्षक और बेरेव A-50 सर्विलेंस विमानों की प्रमुख मरम्मत सुविधा है, पर हमला कर नुकसान पहुंचाया।
स्वतंत्र रूसी आउटलेट एस्ट्रा ने इस सुविधा पर विस्फोटों और बड़े पैमाने पर आग लगने की सूचना दी। ये छोटे अंतर रूस की स्थिति का काफी कुछ बताते हैं। क्रेमलिन की मौजूदा परेशानियों की कहानी वास्तव में तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों से जुड़ी है। इनमें से कुछ हमले विशेष रूप से उन गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाकर किए गए थे जो यूरोप जाती थी। यूक्रेन ने हाल ही में उन पाइपलाइनों को निशाना बनाना बंद कर दिया है। शायद यूक्रेन ने यह सीखा कि वे दीर्घकालिक नुकसान के लिए उतनी प्रभावी नहीं थी। शायद वे बड़े धमाके नहीं करती, इसलिए सुर्खियों में नहीं आती। हमले अब भी चुपचाप हो रहे हैं। रिफाइनरी पर हमले लगातार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य ईंधन बाजार को सीधे प्रभावित करना नहीं था, जब तक रूस घरेलू मांग के लिए पेट्रोल आयात जैसी असामान्य हरकत न करे। लेकिन वह दिन जल्द ही आ गया। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी हमलों से ईंधन की कमी के चलते रूस ने बेलारूस से पेट्रोल आयात बढ़ाया है। सितंबर में बेलारूसी पेट्रोल का आयात महीने दर महीने 4 गुना बढ़कर 49,000 टन हो गया, जबकि डीजल की आपूर्ति 33,000 टन तक पहुंच गई। सितंबर में नोवो कुबिशारिस्क रिफाइनरी, गैसप्रोम का अस्त्राखान गैस प्रोसेसिंग प्लांट और रोसनेव की रियाजान रिफाइनरी सहित कम से कम 4 प्रमुख संयंत्रों को संचालन रोकना या घटाना पड़ा। अक्टूबर की शुरुआत में 5 रिफाइनरियों पर असर पड़ा। इसी वजह से रूस की कच्चे तेल प्रोसेसिंग अक्टूबर में घटकर 486 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई, जो जुलाई से लगभग 10% कम है। ब्लूमबर्ग के अनुसार रिफाइनिंग गतिविधि अक्टूबर 2024 से 5% और 2021 के युद्ध पूर्व स्तर से 14% कम रही, जो 5 वर्षों में सबसे कम ईंधन उत्पादन है। ईंधन की कमी से 20 से ज्यादा क्षेत्रों में राशनिंग शुरू हो गई है, जो सखालिन से निजनी नोगोरोड तक फैली है। स्योमिन, स्वेरलोव्स्क, चर्याबिंस्क और क्रीमिया में अधिकारियों ने संकट को नियंत्रित करने के लिए खुदरा ईंधन खरीद पर रोक लगाई है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और कोमिसान के अनुसार वह चीन, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से ईंधन आयात करने की तैयारी कर रही है। रूस का कच्चा तेल निर्यात सितंबर में थोड़ा बढ़ा, जो यूक्रेन की रिफाइनरी अभियान का दूसरा पूरा महीना था। इन हमलों ने मास्को के लिए अजीब समझौता किया। ईंधन की कमी से देश के अंदर ज्यादा अस्थिरता, लेकिन कच्चे तेल के निर्यात से थोड़ी ज्यादा कमाई। फिर भी ज्यादा कच्चा तेल निर्यात होने से पश्चिमी गठबंधन को रूस की रूबल आय घटाने का तरीका खोजना होगा। इसका जवाब है साधारण प्रतिबंध। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर रूस से आयात कम करने की कोशिश की, पर यह प्रतिबंध भारत को रूस की तेल आपूर्ति से नहीं रोक सका। वहीं रूस के तेल क्षेत्र की वित्तीय शाखाओं पर नए प्रतिबंध ज्यादा सफल रहे। ट्रंप प्रशासन को लागू करने में समय लगा, अब ये काम कर रहे हैं। इन प्रतिबंधों से भारत, चीन व अन्य देशों की कंपनियों पर नौकरशाही बढ़ी है, जिससे रूस को अधिक छूट देनी पड़ रही है और क्रेमलिन के मुनाफे में कटौती हो रही है। इसका मतलब है कि रूसी जनता को जल्दी ही और बड़ी आर्थिक मुश्किलें झेलनी होंगी। अब यूक्रेन ने रूसी निर्यात टर्मिनलों को निशाना बनाने पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि देश से कच्चा तेल बाहर जाने के लिए वास्तव में देश छोड़ना पड़ता है। और अगर आप उन टर्मिनलों पर बमबारी करते हैं जहां आमतौर पर ऐसा होता है, जो कि यूक्रेन ठीक यही कर रहा है, तो कच्चा तेल रूस के अंदर ही जमा होने लगेगा और उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं होगी। रूस के मुख्य निर्यात टर्मिनल काला और बाल्टिक सागर किनारे हैं। काला सागर यूक्रेन के लिए हमला करना आसान है क्योंकि वह पास है। अब बचता है बाल्टिक, और यहीं पर यूरोप की भूमिका आती है, क्योंकि वहां एक चोक पॉइंट है, डेनिश स्ट्रेट्स, वो संकरा रास्ता जो बाल्टिक को नॉर्थ सी और दुनिया से जोड़ता है। अगर यूरोप चाहे तो वो इन जल मार्गों से सभी रूसी तेल शिपमेंट्स रोक सकता है, लेकिन समस्या ये है कि ब्लॉकेड नेविगेशन की स्वतंत्रता के खिलाफ है और आमतौर पर युद्ध की कार्रवाई मानी जाती है। यूरोप को रचनात्मक दबाव बनाना होगा ताकि यह ब्लॉकेड न लगे। सौभाग्य से रूस को अलग निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। जलडमरू मध्य से गुजरने वाला कोई जहाज अन्य जहाजों, बुनियादी ढांचे और अंडरसी केबल्स के लिए कानूनी जिम्मेदारी बन जाता है, जिन्हें लंगर घसीटने से नष्ट किया गया है। इस तरह की समस्या का मानक समाधान सरल है, सभी जहाजों को उचित बीमा करवाना अनिवार्य करें, ठीक वैसे ही जैसे सड़कों पर चलने वाली कारों के लिए होता है। यूरोप ने नियम बनाया कि डेनिश जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के पास वैध बीमा हो। बीमा न होने के संदेह वाले जहाजों को रोका जा सकता है और बीमा प्रमाण मांगा जा सकता है।
यही ट्विस्ट है। आक्रमण के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों में रूसी जहाजों को पश्चिमी बाजारों में बीमा खरीदने से रोकना शामिल था, जिसके पास लगभग वैश्विक एकाधिकार है। रूस ने इसका हल निकालने के लिए अपनी सरकारी बीमा योजना शुरू की, लेकिन ये उन जहाजों की मदद नहीं करता जो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पश्चिमी शैली का बीमा अनिवार्य है। अगर यूरोप ये शर्त लागू करता है तो डेनिस जलडमरू मध्य में रूस का बाल्टिक से पूरा निर्यात मार्ग असुरक्षित हो जाएगा। रूस पर सख्त प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती की मांग के साथ यूक्रेन अपनी रक्षा मजबूत करने पर भी जोर दे रहा है, खासकर सर्दी से पहले। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन अमेरिकी हथियार निर्माताओं से 25 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मंगाना चाहता है ताकि सर्दी में रूसी हमलों से बच सके। जेलेंस्की ने माना कि ये मिसाइल सिस्टम महंगे हैं और बड़ा ऑर्डर बनने में सालों लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि यूरोपीय देश फिलहाल अपने पैट्रियट यूक्रेन को सौंप सकते हैं और उनके बदले का इंतजार करें, लेकिन हम इंतजार नहीं करना चाहेंगे। और यह सिर्फ उनकी वायु रक्षा नेटवर्क के विस्तार की बात नहीं है, ये भी है क्योंकि यूक्रेन के मौजूदा पैट्रियट्स को हाल के महीनों में रूस के लगातार हमलों के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेथियोन, RTX और लॉकहीड मार्टिन यूक्रेन के साथ मिलकर पैट्रियट सिस्टम से नई रूसी मिसाइलों को रोकने में मदद कर रहे हैं। इसकी पुष्टि यूक्रेनी डिफेंस अटैशे मेजर जनरल बोरिस क्रामिनिट्स्की ने 7 नवंबर को की थी। अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल की अप्रैल-जून 2025 रिपोर्ट में भी यह पुष्टि हुई है। DIA के मुताबिक रूसी सामरिक सुधारों और बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाइट प्रोफाइल्स ने पैट्रियट्स के लिए इंटरसेप्ट करना और कठिन कर दिया है। जुलाई में रूस ने 13 मिसाइलों से हमला किया, जिनमें से 7 इंटरसेप्ट हुई। जून में हुए एक हमले में इस्कंदर MKEN 23 और KH-47 M2 किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार बहुत कम मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। यूक्रेन पूरी तरह से जानता है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस आने वाले दिनों में और भी आक्रामक हो जाएगा और भी कठोर रणनीतियां अपनाएगा, क्योंकि हाल ही में यूक्रेन के कई शहरों पर हुए हमलों में रूसी ड्रोन ने पश्चिमी यूक्रेन के अंदर 2 परमाणु ऊर्जा उपकेंद्रों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था से प्रतिक्रिया मांगी। ये उपकेंद्र 2 परमाणु संयंत्रों को बिजली देते थे, एक लगभग 120 किलोमीटर या करीब 75 मील और दूसरा 95 किलोमीटर या करीब 59 मील लुत्स्क से दूर था। रूस को 2 मोर्चों पर युद्ध के कारण और कठिन समय झेलना पड़ सकता है, बल्कि वह पहले से ही ऐसा कर रहा है। पहला यूक्रेन के साथ है और दूसरा जनरल मोरोस के साथ है। रूस में 8 किंडरगार्टन और 2 स्कूल जम गए। पिंसा में 42 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और एक मेडिकल सुविधा में हीटिंग बंद हो गई। व्लादिवोस्तोक में 18 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के 3000 से ज्यादा लोग बिना हीटिंग के रह गए। मखाचकाला के रिडक्शन जिले में लोग लगातार बिजली कटौती के कारण सड़कों को जाम करके विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि अब हीटिंग और बिजली की समस्याएं कब्जे वाले इलाकों में भी दिखने लगी हैं। सापोरित्सिया, खेरसोन और मेरुपोल, जिनके पुनर्निर्माण का रूस दावा करता है, ये बड़ी बीमारी के छोटे लक्षण हैं जो रूस को अंदर से खोखला कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रूस की आवास और उपयोगिता प्रणाली बुरी हालत में है। देश को 2030 तक सिस्टम चालू रखने और आंशिक रूप से आधुनिक बनाने के लिए 1596 ट्रिलियन रूबल चाहिए। पुतिन ने 2022 में आधुनिकीकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी। सरकारी अधिकारियों ने माना था कि फंडिंग में 46 ट्रिलियन रूबल की भारी कमी है और गिरावट भी बहुत ज्यादा है। 308 से 456 तक लगभग 900 किलोमीटर या 560 मील नेटवर्क को तुरंत बदलने की जरूरत है। युद्ध से पहले रूस हर साल केवल 22 से कम पुराने नेटवर्क बदलता था, जबकि 3 नेटवर्क हर साल खराब हो रहे थे। कठोर सर्दी झेलने के बावजूद रूस ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया। वे अभी दुआ करते हैं कि जनरल विंटर जीत दिलाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी ओर भले ही वे यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दे, कुछ ताकतें हैं जो ऐसा नहीं होने देंगी। EU संस्थाओं ने बिजली ग्रिड की मरम्मत में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण, जनरेटर और अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता शामिल है। इन सब ने यूक्रेन को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। यूक्रेन एनर्जी सपोर्ट फंड, जिसे
एनर्जी कम्युनिटी यूरोपीय आयोग और यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर संचालित करता है, एक और महत्वपूर्ण जीवन रेखा रहा है। सितंबर 2025 तक इस फंड को 128 अरब यूरो की प्रतिबद्धताएं मिली, जिनमें से 125 अरब यूरो ट्रांसफर हो चुके थे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां खासकर जिला हीटिंग क्षेत्र में आगे आईं और हीटिंग उद्यमों को मानवीय सहायता दी। 2024 तक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों से 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगदानकर्ताओं की मदद से सहायता मिली। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा परियोजना से यूक्रेन को को जनरेशन यूनिट्स खरीदने और लगाने में मदद की है। इस संयुक्त समर्थन के बिना रूस की यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली नष्ट करने की रणनीति सफल हो सकती थी, लेकिन नाटो का समर्थन यूक्रेन के लिए ढाल बन गया है। सच्चाई यह है कि यह सर्दी यूक्रेन और रूस दोनों के लिए आसान नहीं होगी। अमेरिका यूक्रेन को रूस से शांति समझौते के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी कारण यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भले ही यूक्रेन मान भी जाए, रूस वाकई में हमले रोक देगा या भविष्य में रुक जाएगा। क्योंकि गिरती हुई अर्थव्यवस्था और लगातार खिंचती जा रही जंग के साथ रूस वाकई में कुछ राहत चाहता है, शायद संघर्ष में थोड़ा विराम भी चाहता है। तो क्या यह जंग किसी शांति समझौते के साथ खत्म होगी या नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। ऐसी वीडियो बनाने में एक समस्या है, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। वीडियो में YouTube अक्सर हमारी वीडियो को डीमोनेटाइज या प्रतिबंधित करता है। पिछले हफ्ते YouTube के मुताबिक हमारी 4 युद्ध विषयक वीडियो डीमोनेटाइज हो गई थीं। ड्रोन स्ट्राइक या फ्रंटलाइन फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया ताकि कोई पाबंदी न हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंट लाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने की फुटेज को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह सिर्फ विज्ञापनदाता नाखुश होने पर हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, ना कि विज्ञापनों से। अगर आपको ऐसा कवरेज पसंद है और आप हमारे वीडियोस बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप विवरण के लिंक पर क्लिक या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।